फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास टिकटॉक क्लासेस पे। हिंदी के क्लास की सीरीज चल रही है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में है, लेखपाल के, सुपर टेट के, सी टेट में, वो सारे कवर कराए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है वो क्रिया है, जिसमें सकर्मक, अकर्मक, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, कृदंत, यौगिक, सहायक, पूर्वकालिक, तात्कालिक, सारी क्रियाओं को बहुत ही आसान शब्दों में कवर करा दिया जाएगा। बहुत ही मस्ट वॉच वीडियो है, पूरा वीडियो अंत तक देखें, ठीक है। टिकटॉक क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब कर लें। कोई दिक्कत हो, कॉन्टेक्ट नंबर है, बात करके समस्या सॉल्व करें। क्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे कि सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे। अब आप देखिए, नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, क्या है? इनसे कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, यानी कि कोई काम हो रहा है ना, उसके होने का बोध हो रहा है, इसीलिए क्रियाएं हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्रिया है सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है, ठीक है। और व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द, अविकारी नहीं है, विकारी शब्द है। विकारी शब्द जैसे कि इसके साथ कुछ, ये जो है क्रिया जो है कर्ता के साथ बदलती है। जैसे कि सीता है तो वो जाहिर सी बात खा रही होगी, नाच रही होगी, पढ़ रही होगी। लेकिन राम की बात करेंगे तो राम खा रहा होगा। तो जब कर्ता लगा या कोई और चीज़ है, क्रिया विशेषण लगी, कुछ और चीज़ लगा जो कि उस सब अर्थ की, वाक्य के अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं, उसके अनुसार क्रिया बदल जाती है। यानी इसमें बदलाव हो सकता है क्रिया में, इसलिए ये विकारी शब्द है। जिसमें बदलाव नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे कि लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, ये सब क्या है? धातु है। इन्हीं से लिखता है, पढ़ता है आदि क्रियाएं बनती है। धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के देखिए 2 भेद होते हैं, एक मूल धातु और यौगिक धातु, ठीक है। मूल धातु क्या होती है? यह अपने आप में स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जैसे कि जा, खा, पी, रह, ये सब मूल धातु हैं। यौगिक धातु क्या होती है? जो मूल धातु में प्रत्यय लगाए जाते हैं, ठीक है। उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। उपसर्ग क्या होता है? धातु के पहले लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है, वो उपसर्ग होता है। जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, यही यौगिक धातु कहलाती है। उदाहरण क्या क्या है? जैसे उठा है, उठा, उठा आपका क्या है? धातु है, मूल धातु है। इसमें ना लग गया, ना क्या है? प्रत्यय है। उठवाना, ये भी वाना लग गया, प्रत्यय है। दिलाना में प्रत्यय है, ना लग गया। दिलवाना में वाना प्रत्यय है, कराना। तो जो प्रत्यय लग गए धातुओं में, तो वो आपका यौगिक धातु बन गया। जैसे बतियाना, गर्मा गर्म चिकनाना, रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठना बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना, ये सब क्या आपकी यौगिक धातु हैं। यौगिक धातुओं के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रेरणार्थक, यौगिक और नाम धातु, ठीक है। प्रेरणार्थक के बारे में जान लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अकर्मक सकर्मक मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं, उसमें भी उसके जिक्र हुए हैं और इसमें पूरी डिटेल से होगी। जैसे कि आना, आब्लिक लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनते हैं, और वाना जोड़ देते हैं, वाना शब्द जोड़ देते हैं तो द्वितीय प्रेरणार्थक बनते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत टफ बनाएगा तो ऐसे पूछ लेगा कि प्रथम प्रेरणार्थक धातु कौन से है, द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सी है। तो आना और लाना अगर जोड़ देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा, और वाना जोड़ देंगे तो द्वितीय बनेगा। जैसे कि उदाहरण आप देख लीजिए, मूल धातु है और प्रेरणार्थक धातु है। जैसे उठ, तो ना जोड़े क्या हुआ? उठाना, उठवाना, यह आपकी क्या हो गया? ये प्रेरणार्थक धातु हो गई। दे आपका मूल धातु है, इसमें दिलाना, दिलवाना, ये प्रेरणार्थक धातु है। अब देखिए, उठाना आपका जो है ये प्रथम है ना, प्राथमिक प्रेरणार्थक धातु है, और वाना अगर लग गया दिलवाना या उठवाना, ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक धातु है, क्रिया है। जैसे कराना, करवाना, सुलाना, सुलवाना, खिलाना, खिलाना। यौगिक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से जो क्रिया बनती है वो यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे रोना और धोना, रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना,
उठ जाना, खेलना कूदना, ये आपके यौगिक क्रिया के उदाहरण है। इसमें दो या दो से अधिक धातु मिली हैं, जैसे कि खेल और कूद, ये दो अलग अलग धातु हैं, लेकिन दोनों मिलके बनाए खेलना कूदना। जैसे खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे, बनोगे नवाब, हैं, ये वाला सुने होंगे बचपन में। तो खेलोगे कूदोगे क्या है? यौगिक क्रिया है। नाम धातु, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, जैसे कि गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना। तो संज्ञा या विशेषण से बन गए, जैसे कि गाली से क्या बना? गरियाना, लात से क्या बना? लतियाना, चिकना से क्या बना? चिकनाना, और ठंड से क्या बना? ठंडाना। ये हो गई आपकी नाम धातु। क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है? धातु में ना प्रत्यय लगाकर व्यक्त किए जाने वाले रूप को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया का सामान्य रूप क्या है? किसी भी धातु में ना प्रत्यय सिर्फ लगा हो तो वो आपका जो है सामान्य रूप कहलाता है। क्रिया के भेद अब देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में मूल रूप से क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन क्रिया के कर्म, संरचना और काल के आधार पर भी क्रिया के कई प्रकार होते हैं, जिनके बारे में नीचे एक एक कर बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से? कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। ये तीन आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात कर लें तो दो होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। ठीक, सकर्मक क्रिया जैसे कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े। जैसे कि मैं सीधी बात करूं कि मैं सेब खा रहा हूं, तो सेब क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो मैं खाऊंगा अगर सेब, तो जाहिर सी बात है पूरा सेब लिया हो, खाऊंगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो खाते खाते ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो सकर्मक क्रिया है। अगर मैं कहूँ मैं खाता हूँ, सिर्फ अगर मैं कह दूँ कि मैं खाता हूँ, तो वो क्या है? अकर्मक है। उसमें कोई क्या खाता हूँ, अगर कोई पूछे कि मैं खाता हूँ या आप खाते हैं, तो कोई पूछे क्या खाते हैं, तो क्या पता आप क्या खा रहे हैं, है कि नहीं? आप आम खा रहे हैं कि इमली खा रहे हैं, क्या पता? तो इसलिए जब नहीं पता है, क्या का आंसर नहीं मिल रहा, वो कर्मक क्रिया है। लेकिन अगर मैं खाता हूँ, उसमें आंसर मिल रहा है कि हाँ क्या खाते हैं, फल खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, तो वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे बच्चा रोता है, ये आपका क्या? अकर्मक क्रिया है। बच्चा करता है, लेकिन इसका सारा फल है किस पे पड़ रहा है? रोने पे पड़ रहा है। इसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। एक द्विकर्मक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, श्याम ने राधा को रुपए दिए। तो अब देना जो है वो एक क्रिया के दो कर्म है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देना जो है वो द्विकर्मक क्रिया है। यानी कि पहले तो मैंने राम को पुस्तक दी, ठीक, श्याम ने राधा को, अब राधा भी एक ऑब्जेक्ट है, राधा को रुपए मिले तो राधा के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, और रुपए दिए तो रुपए किसको दिए? राधा को दिए। ठीक, राम ने क्या दिया? रुपए दिए, और किसको दिए? राधा को दिए। तो क्या और किसको दोनों के आंसर मिल रहे हैं? तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। मैंने पुस्तक दी, किसको दी? राम को दी। क्या दी? पुस्तक दी। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाएंगी वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे सुनीता गाने लगी, ठीक, दो या दो से अधिक, तो गाने लगी, गाने और लगी। देखिए लगी भी आपका धातु पे जुड़ा हुआ है, गी प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये जो है आपका गाने लगी, ये दो है, दो क्रियाएं मिली हैं। महेश पटना नहीं जा पाया, अब जा और पाया दो जुड़े हैं, संयुक्त क्रिया। गीता पढ़ चुकी होगी, तो पढ़ और चुकी दो जुड़े हैं, तो ये संयुक्त क्रिया है। वह पढ़ नहीं सकता है, ये भी संयुक्त क्रिया है। ठीक है। नाम धातु क्रिया, जो नाम, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम धातु से समान प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं, और नाम धातुओं से जुड़कर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे झूठ है तो झुठलाना, ये आपकी नाम धातु क्रिया है। ठग है तो ठगना, ये भी आपका नाम धातु क्रिया है। शर्म है, शर्माना, ये भी आपका नाम धातु क्रिया है। खर्च से क्या बना? खर्चना, ये भी आपकी नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक की बात करें, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवा रहा है। ठीक, आप अपना काम स्वयं ना करिए और किसी दूसरे से करवाइए, तो वो प्रेरणा करवाने की प्रेरणा दीजिए, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रोहन सोहन से काम करवाता है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, भाई कटवा चुका है तो किसी न किसी से कटवाया होगा,
तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। रोहन जो है सोहन से काम करवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया, स्वयं न करके सोहन से काम करा रहा है, आलसी है रोहन। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया आ जाए, या जैसे कि कोई एक क्रिया आ रही उसके पहले जस्ट कोई काम अभी समाप्त हुआ है, वो भी क्रिया उसी में जुड़ जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि अभी सो के उठा हूँ और खाना खाने लगा, मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, खाने खाने लगा, तो अब सो के उठा हूँ और खाना खाने लगा, तो खाना खा रहा हूँ और सो के जस्ट उठा हूँ, तो सो के जो उठा हुआ है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, कोई काम हो रहा है उसके जस्ट पहले कोई काम हुआ हो वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। कृदंत क्रिया की बात करते हैं। जिन क्रियाओं का निर्माण कृत प्रत्ययों से होता है वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, और वे क्रिया के पद से जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया पद कहते हैं। जैसे कि चल से क्या बना, चलना, अब ना प्रत्यय लग गया है। ठीक है, ना क्या है, वो कृत प्रत्यय है। चलता, ता भी कृत प्रत्यय है। कर जो है वही कृत प्रत्यय है, तो चलकर। लिख से क्या बना, लिखना, लिखता और लिखकर, तो ना, ता और कर ये क्या है, कृत प्रत्यय है। इनसे मिलकर बनी है क्रिया, तो ये कृदंत क्रिया कहलाएगी। काल के आधार पर क्रिया के भेद देख लीजिए। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसी अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं, जैसे भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। बहुत सिंपल है। भूतकालिक क्रिया सिंपल सा, वह गांव चला गया, अब क्या है, वो गांव चला गया, यानी कि वो क्रिया हो गई, संपन्न हो गई। तुमने बहुत सुंदर गीत गाया, अब कोई गाना गाया होगा, गा के ख़त्म किया होगा, उसकी तारीफ हो रही है, तुमने बहुत सुंदर गीत गाया, तो ये क्या हुआ, क्रिया समाप्त हो गई है, तो भूतकालिक क्रिया होगी। जो क्रिया वर्तमान में हो रही है, जैसे मैं आम खा रहा हूँ, या मैं ये कहूँ मैं इस वक्त क्या कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस वक्त जो है क्लास बना रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ, तो यह वर्तमानकालिक क्रिया हो गई। भविष्यकालिक क्रिया, हम कल दूसरी क्लास बनाएंगे, ठीक, हम कल वहाँ जाएंगे, प्रियांशु स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, हम लोग अमेरिका जाएंगे, तो जाएंगे गा गी ये लग गया, और क्रिया है तो जाएंगे, जाना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, क्लास बनाना एक क्रिया है, उसमें गा गी गे लग गया, यानी कि भविष्य का हो रहा है बोध, तो ये भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है क्रिया है, क्रिया के भेद थे सारे इसमें समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना किए हो तो, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। ठीक है, ताकि हमारी भी मेहनत सफल होती रहे और हम और मेहनत करते रहें आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आशीष पांडे को। जय हिंद, जय भारत।